नमस्कार। 9वें सृजनात्मक इतिहास वार्षिक सम्मेलन में हम पुनः आपका स्वागत करते हैं और यह सत्र दूसरा कुमार नयन स्मृति ग्रामीण इतिहास व्याख्यान का है। यह जो कार्यक्रम है वह 7 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था और पहला कुमार नयन स्मृति व्याख्यान में जो वक्ता थे वो श्रीलंका के केलानिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर उपुल रंजीत थे और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता नगेंद्र नाथ ओझा जी ने किया था, जो पूर्व सांसद रहे हैं भारत के। मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले डॉक्टर रश्मि चौबे को आमंत्रित करता हूं कि वो इस संदर्भ में, इस व्याख्यान के प्रसंग में अपनी बात रखें। मैम म्यूट है, अभी अनम्यूट कर लीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उज्ज्वल। यह दूसरा कुमार नयन स्मृति व्याख्यान होने जा रहा है, लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने साझा करना चाह रही हूँ कि ये जो ग्रामीण इतिहास माने बक्सर ग्रामीण इतिहास लेखक सम्मेलन है, इसका सपना हम लोगों ने मिलकर जब देखा था, उसमें कुमार नयन जी का बहुत बड़ा सहयोग था और उन्होंने ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और कहा था कि देखिए गांव के इतिहास कितना कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि वो बक्सर से रहने वाले थे और 1764 का युद्ध जो बक्सर में हुआ है, जैसा आप सब जानते हैं, लेकिन बार बार वो कहते थे कि इस इतिहास का सही डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, जिसको इतिहास में लाना बहुत जरूरी लगता है। और हमेशा वो इतिहास इतनी गहरी जानकारी रखते थे इतिहास की कि वो जूझते थे और इतिहास वहाँ के लोगों से सुन करके चुन करके लाते थे। वो एक बहुत अच्छे गजल गायक भी थे। आज पिछले साल या यूँ कहें कि पिछले साल वे हम लोगों के साथ थे, लेकिन इस साल जब उनकी कोरोना में मृत्यु हुई तो ऐसा लगा जैसे कि कुछ साथ ही नहीं छूटा, बहुत चीज़ इतिहास उनके साथ चला गया। तो आज हम उन्हें बहुत याद कर रहे हैं और आज का व्याख्यान उन्हीं की याद में किया जाएगा और जिसे डॉक्टर नूरजहां मोमिन देने जा रहे हैं। और जैसा कि उज्ज्वल ने बताया कि पहला जो स्मृति नयन व्याख्यान था वो श्रीलंका के उपुल रंजीत ने दिया था और बहुत अच्छा व्याख्यान रहा था। लेकिन ये व्याख्यान शुरू हो उसके पहले मैं उनकी गज़ल जरूर सुनाना चाहूँगी। छोटी सी गज़ल है कि देखिए वो कैसे इतिहास को या अपने को, स्वयं को पूरे संसार से जोड़ते हैं। नयन जी की ही गज़ल है। मैं कहना चाहता हूँ कुछ, दिल कुछ और कहता है कि मैं मुझ में नहीं हर शख्स के दिल में रहता हूँ, कि मैं मुझ में नहीं हर शख्स के दिल में रहता हूँ। दयारे इश्क में क्या है कि यारों नहीं लौटा अभी तक जो गया है। दयारे इश्क में क्या है कि यारों नहीं लौटा अभी तक जो गया है। चलें अब अपने घर पर रोशनी हमेशा जलती रहेगी, पर रोशनी हमेशा जलती रहेगी। सचमुच ये रोशनी हमेशा जलती रहेगी। और पुनः मैं आज कुमार नयन स्मृति के दूसरे व्याख्यान में नूरजहां मोमिन जी को आमंत्रित करती हूँ और इस कार्यक्रम के संचालन के लिए डॉक्टर उज्ज्वल को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर उज्ज्वल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चूँकि हम विलम्ब से चल रहे हैं तो नूरजहां मैम से आग्रह है कि अपनी बात अगर कम से कम समय में कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये आग्रह और क्षमा के साथ ही आग्रह है, ये क्षमा प्रार्थी हूँ। नूरजहां मैम अपनी बात रखें। नमस्ते सभी को। क्रिएटिव हिस्ट्री ग्रुप, जेएनयू स्कॉलर्स समूह, रंगश्री, बक्सर हिस्टोरियंस ग्रुप, आयोजक सारे इस कार्यक्रम के प्रोफेसर रश्मि मैडम और प्रोफेसर देवेंद्र चौबे सर, सभी उपस्थित श्रोतागण, सभी को मेरा नमस्ते है।
मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा शेर कहना चाहूंगी। ये शेर बेसिकली कलम का परिचय है। कलम अगर अपने आप का अपना खुद का परिचय दे तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा, मोड़ तू जो रुख जमाने का मैं वो हथियार हूँ। मोड़ तू जो रुख जमाने का मैं वो हथियार हूँ। हाथ में आलिम के मानिंद मैं तलवार हूँ। इसी ताकत को, इस कलम की ताकत को पहचानते थे कुमार नयन जी। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं दूसरे कुमार नयन मेमोरियल विलेज हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के दूसरे लेक्चर के लिए 2021 में। और ये काफी मतलब मन को भारी कर देने वाला पल है कि हम कुमार नयन जी हमारे साथ ना होके हम उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन सर ने किया है अपने काम के थ्रू, अपनी सोच के थ्रू, उसे हम भुला नहीं सकते। और हमारे लिए अभी एक जिम्मेदारी हो गई है कि हम उसे और आगे ले जाए। और कुमार नयन जी का जीवन अपने आप में एक उदाहरण है न्याय के लिए लड़ने का। अलग अलग लेवल पे उन्होंने लड़ाई करी है, अलग अलग तरीकों से उन्होंने उस कॉज को, न्याय के सवाल को उठाया है। और वो सवाल हम आज दोपहर से, जब जितने भी मेरे से पहले लेक्चर हुए हैं या सिंपोजियम में, जैसे संजय सर ने, बजरंग जी ने, आशीष जी ने, शशांक शेखर जी ने, संतोष जी ने, संजय जी ने, और अभी बहुत रिसेंटली प्रोफेसर राम प्रसाद भट्ट जी ने भी बात की है। ये सब अपनी अपनी जगह उन सवालों को वापस लाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं भी सवाल ही उठाऊंगी, पर सवाल जो ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए हैं, और सवाल जो न्याय को फिर से केंद्र में लाते हैं। जो प्रश्न है न्याय का, और स्पेशली जो ग्रामीण जीवन, और उसमें खास तौर से एक तबका या एक सेक्शन जो और ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है अपनी पोजीशन की वजह से, अपने इनहेरेंट डिस्टिंक्शन की वजह से। मैं डिफरेंस नहीं कहूंगी, बट डिस्टिंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। तो उन सारी चीजों पर बात करेंगे आज हम। और नयन जी ने भी अपने काम के थ्रू इन सारी चीजों को, इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि आज हम उनकी स्मृति में ये बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा एक बार मैं फिर से कॉज ऑफ जस्टिस पे बात करूं। और देखिए, भारत का संविधान और उसका जो प्रिएम्बल है, प्रस्तावना, उसमें हम एक सपना देखते हैं। सपना है जो भारत के लोग एक साथ मिलकर देखते हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का। और इस गणराज्य में हर एक नागरिक को मिलेगा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आज मेरे से पहले दिए हुए बहुत सारे लेक्चर और जो डिलीवर हुए हैं, उनमें इन स्पेशली सोशल जस्टिस पे बहुत सारी बात हुई है। तो आज मैं अपनी बात को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस से जोड़कर गांव के सवालों को कुछ आपके सामने लाना चाहूंगी। न्याय हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। इनफैक्ट ह्यूमन सोसाइटी की एक इनहेरेंट डिजायर रही है थ्रू आउट की न्याय की व्यवस्था, वो इंस्टीट्यूशनलाइज भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन वो प्रिवेल हो, ताकि सभी को जो उनका वेल डिजर्व्ड अधिकार मिलता रहे। हमारे यहाँ पे पहले बात हुई थी ग्राम पंचायत या पंचायत, और सिर्फ मेंशन गांव कब आता है। और संजय जी ने बताया कि बहुत बाद में या बहुत कम रेफरेंसेस आपको ये मिलते हैं जहाँ पे गांव शब्द या विलेज शब्द इस्तेमाल होता है। उसी तरह अगर देखा जाए तो न्याय व्यवस्था, क्योंकि जब आप एक इंस्टीट्यूशनलाइज पॉलिटी देखते हैं, स्टेट देखते हैं, वो हमेशा से रहा है, वो एक डिजायरेबल कंटेंट रहा है, उसका हमेशा इनहेरेंट पार्ट रहा है। लेकिन एक दिक्कत ये रही है कि वो बहुत नॉर्मेटिव रहा है, बहुत सब्जेक्टिव रहा है, और हर कॉन्टेक्स्ट के साथ वो बदलता रहा है। आप देखेंगे मिडिवल एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन एंशिएंट सोसाइटी में न्याय हमेशा एक राजा का
जो सिस्टम है या व्यवस्था किस तरह से रही है, उसको नापने के लिए भी न्याय अपने आप में बहुत जरूरी पैरामीटर के तौर पे इस्तेमाल हुआ। कॉलोनियल हिस्ट्री में देखेंगे तो वो अपने साथ एक न्याय का कॉन्सेप्ट लाए थे, पर जब वो बात करते हैं न्याय की तो वो उनका जस्टिस सिस्टम, जस्टिस का ऑब्जेक्टिव और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारा बिल्कुल उनके अपने खुद के डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव्स के कॉन्टेक्स्ट में था। इंडिया में अगर आज की हम न्याय व्यवस्था को देखें या हमारे आज के कानूनों को देखें, और सिर्फ कानून मतलब मैं सिर्फ जुडिशरी से रिलेटेड नहीं, मैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, स्टेट के से रिलेटेड भी बात कर रही हूँ, आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये कॉलोनियल पास्ट हमारा जो रहा है उसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद चीजें बहुत हद तक बदली। हमारे संविधान में भाग 3 और भाग 4 इस बारे में बात करते हैं। भाग 3 में अधिकार है, और ये सिर्फ अधिकार पेपरी कागज पे लिखे हुए कुछ क्लेम नहीं है, बल्कि जस्टिसिएबल अधिकार है जिनके लिए आपको सुनवाई का अधिकार भी दिया गया है भाग 3 में ही। भाग 4 में स्टेट के या राज्य के आपको लेकर कुछ पैरामीटर सेट किया गया कि राज्य को ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें खास तौर से अगर आप देखेंगे तो कुछ प्रोविजंस है जो गांव और गांव की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जैसे आप अगर देखें आर्टिकल 40 या आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, 43, ये सब, और खास तौर से आज के समाज में ये बहुत जरूरी हो जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी एंशियंट टाइम से लेकर आज के मॉडर्न टाइम तक, अब तक, आज के मतलब 7 नवंबर 2021 तक हम देखेंगे न्याय फिर भी एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड प्रक्रिया रह गया है। और स्पेशली उनके हाथ में, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पावर है, वो पावर इकोनॉमिक हो सकती है, सोशल हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं, जिसे जॉन रॉल्स अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में बात करते हैं कि आपको अगर समाज में सही मानों में न्याय लाना है तो आपको सारे एवेन्यू ऑफ जस्टिस या सारे एवेन्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी सबके लिए खोलनी होगी, और फिर समाज में उन लोगों को जो मार्जिनलाइज्ड है, जो डिप्राइव्ड है, इस तरह से तो बात हुई है। लेकिन आप अगर देखें तो 2020-2021 हम ऑलमोस्ट मतलब 21वीं सदी की 2 दहाई क्रॉस कर चुके हैं। उसके बावजूद भी जो असमानताएं सदियों से चली आई है वो किसी न किसी तरह से आज भी हमारे समाज में जटिलता से बनी हुई। बहुत सारी ये असमानताएं अपनी शक्ल बदल लेती है, पर उसका रिजल्ट, उसका नतीजा नहीं बदलता है। आज अभी मुझसे पहले ही प्रोफेसर भट्ट ने उत्तराखंड की बात की, वहां के लोगों की बात की। मैं आपके सामने अभी जो मतलब लॉकडाउन पैंडेमिक के इमीडिएटली बाद, अनफॉर्चुनेटली हमने नयन कुमार नयन जी को खोया है इसी पैंडेमिक में, और इसी पैंडेमिक में हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस ताकत की हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर आप देखेंगे तो जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ, जिस तरह से माइग्रेंट लेबरर्स को ट्रीट किया गया हमारे समाज में, या आप देखिए जिस तरह से स्क्यूड नोशन ऑफ डेवलपमेंट, या हमारे यहाँ जो सरकारी मदद पहुंचना था जिस तरह से, वो नहीं हुआ। अभी भी गांव में आपके जो जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरह से शायद शहरों या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, वो नहीं की गई है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये फिर से गांव और हमारे यहाँ समाज में मौजूद असमानताएं, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को फिर से वापस ले आती है। स्पेशली मैंने जैसे कहा कि रिवर्स माइग्रेशन हुआ, ना कि सिर्फ रिवर्स माइग्रेशन, पर पहली बार सवाल ये उठता है कि क्या कंडीशंस है या क्या मजबूरियां हैं जो लोगों को अपनी जमीन, अपनी माटी से दूर करती है। क्योंकि हम क्रिएटिव हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और अगर हम देखें तो इमीडिएट पास्ट में, हिस्ट्री में, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री में, हमें दिखाई देंगे वो सोर्स ऑफ इनइक्वालिटीज, वो रीजंस, वो कंपल्शन जो लोगों को
पुश करते हैं अपनी जमीन से, अपने घर से एक नए शहर की तरफ जाने, जहां उन्हें कोई अश्योरिटी, कोई गारंटी नहीं है, फिर भी वो उम्मीद पर चले आते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब खास तौर से जो परिस्थितियां हमारे आसपास बनी हुई है, ये परिस्थितियां पहले भी थी, अब ये और ज्यादा गहरी और गंभीर हो गई है। चाइल्ड मैलनरिशमेंट, फूड इनसिक्योरिटी। अगर आज कल की खबर है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी, उसे 30 नवंबर से बंद कर दिया जाएगा। क्या सबके पास साधन मुहैया हो चुके हैं? हमारे दिमाग में ये एक अजम्पशन आ गया है कि सूरत बदल चुकी है, पैंडेमिक खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या वाकई ये हुआ है? आज भी ऐसा है कि जब भी आप देखेंगे ये कॉन्वर्सेशन के स्कूल दोबारा खोले जाए, उसमें सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चों को पोषण नहीं मिल रहा है। और कम से कम स्कूल में जब वो जाएंगे, और खास तौर से गांव में जब वो स्कूल में पहुंचेंगे, आंगनवाड़ी में दोबारा आएंगे, तो उन्हें वो बेसिक पोषण, पालन पोषण के स्रोत यानी खाना बेसिक मिलेगा। मिड डे मील स्कीम आई थी। इसके अलावा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। डेवलपमेंट का जो नोशन हमारे यहाँ इतने सालों से रहा है, बहुत मतलब जब से हमने आजादी के बाद 1950 के दशक से हमने प्लान इकोनॉमी की तरफ अपना रुख किया था, और हर साल 5 साल की जो हर 5 साल पे एक प्लान आता था, उसमें कहीं ना कहीं रूरल एरिया पे फोकस करते हुए प्रोग्राम बनाए तो जरूर गए। लेकिन अगर आप देखेंगे, जैसे प्रोग्राम थे कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग, लेकिन इन सब में जो डिसीजन मेकिंग रही है वो हमेशा टॉप टू बॉटम रही है, बॉटम टू टॉप कहीं नहीं रही। तो ये एक बहुत बड़ी खामी रही है हमारे पूरे अप्रोच में, और जो कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक और सिस्टमिक इनइक्वालिटीज, इनजस्टिस को और ज्यादा एक्सेंचुएट करती है और ज्यादा बढ़ाती है। अगर आप देखेंगे, स्पेशली आज बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इस समय बोलने का मौका मिला, क्योंकि मुझसे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने इन बहुत सारे सवालों को उठाया है। जैसे बजरंग जी कह रहे थे कि कैसे वहां पे लैंड रिफॉर्म्स लाए गए केरला में, और वहां के समाज में बदलाव आने से परिस्थितियां बदली थी। अगर हम दूसरी जगह देखें, जैसे उत्तराखंड में आज इतना ज्यादा विस्थापन हो गया है, लोग शहरों की तरफ इतना ज्यादा आ गए हैं कि कुछ गांव ऐसे कहा जाता है कि उन्हें पूरी तरह से बंदरों ने कब्जा कर लिया। तो ये कुछ सवाल, क्यों ऐसा हुआ कि हमारे हर 5 साल तक, 50-60 सालों तक प्लान आते रहे, उसमें रूरल लाइफ, रूरल क्वेश्चंस को उठाया तो गया, लेकिन वो कभी फुलफिल नहीं हुए। फिर 1950 के बाद से बहुत सारी कमिटीज फॉर्म की गई, जिसमें बलवंत राय कमेटी है, या सिंघल एलएम सिंघवी कमेटी है, जो एलएम सिंघवी कमेटी थी 1986 की। इन सारी कमिटीज ने फिर से कहीं ना कहीं ये सवाल, जैसे पंचायत राज के सवाल पे बात की, डिसीजन मेकिंग, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो फिर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस की तरफ बात करती है। यही समय था जब इंटरनेशनल स्तर पर हम राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ राइट, इन सारी चीजों पे भी बात कर रहे थे। कमिटी आती है हमारे पास 24 अप्रैल 1993 में 73rd, 73वीं और 74वीं संवैधानिक अधिनियम आते, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आती है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग दी गई है, लेकिन इन्हीं अमेंडमेंट एक्ट में या प्रोविजंस में इतनी एम्बिग्विटी रखी गई है। जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायतें बनाई गई, जो सपना गांधी जी ने भी देखा था, विनोबा भावे भी जिसकी बात कर रहे थे, वो अब भी सिर्फ एक झूठा वादे की तरह रह गई। उसके बाद उसमें भी प्रोविजन बनाए गए, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण या जाति बेस्ड आरक्षण। लेकिन आप जब भी देखेंगे, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन रियल सेंस में नहीं हुआ है। मार्जिनलाइज कम्युनिटी अभी भी मार्जिन के परे ही है डिसीजन मेकिंग में। तो कहीं ना कहीं रूरल इंडिया में जब भी हम कहते हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज आई है, मेरे ख्याल से
अभी भी वो जो सेंस ऑफ स्टेक होल्डरशिप है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली देखा है, जब लोगों के पास ये मौका दिया जाता है कि वो डिसीजन में, अपने लिए चुनाव करने में खुद रोल प्ले करे, तब वो एक सचमुच का मीनिंगफुल इंटरवेंशन प्लान करते हैं। ना सिर्फ प्लान करते हैं पर अकाउंटेबिलिटी भी लाते हैं। हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबिलिटी भी मिस होती जा रही है। तो जितने सवाल आज हमारे सामने उठाए गए, हम दोपहर शाम 4 बजे से जिनके बारे में बात कर रहे हैं, और खास तौर से गांव की इतिहास पर जो हम बात कर रहे हैं, इतिहास इन्हीं चेंजेस से, इन्हीं चेंजेस के आधा मन से करने के लिए की वजह से, या कहीं ना कहीं गैप्स रहने की वजह से अब भी बन रहा है। कुछ इतिहास पिछले 60 साल या उससे पहले बन रहा था, और वो कड़ी अब भी कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जा रही है। कुछ कुछ इंटरवेंशन आ रही है, कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस वो अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश कर रही है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के आने के बाद लोगों ने वो स्टेक होल्डरशिप, वो अकाउंटेबिलिटी डिमांड करना शुरू जरूर कर दी है, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इनफैक्ट एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां एक बहुत जबरदस्त इंटरवेंशन आई थी भारत की सर्वोच्च न्यायालय से। और ये इंटरवेंशन थी कि न्यामगिरी में, जहां पे डोंगरिया और कोंद समाज के लोगों का मानना है कि उनके देव निवास करते हैं, न्याम देवता रहते हैं, वहां पे माइनिंग करने की बात उठी थी। और उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन ने ये रिट पिटीशन फाइल की थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के खिलाफ। और अगर आप देखें तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन मेकिंग की पावर फिर दोबारा लोगों के हाथ में लाके दे दी थी, कि लोगों को उस वहां जो लोग रहते हैं, जो ट्रेडिशनली मतलब समाज से, उस जमीन से, उस पहाड़ से जुड़े हुए हैं, उन्हें फैसला लेने दिया जाए। बहुत भट्ट जी ने भी बात की थी वन पंचायत की, और मुझे मतलब मैं यही चीज कॉन्सेप्ट वापस लाना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ये चीजें थी, लेकिन टोकनिज्म में अब, क्योंकि स्पेशली पॉलिटिकल पावर कोई छोड़ना नहीं चाहता है, वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है। और नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही वाले फैसलों से, और उनके लिए दिमाग में एक डिस्कोर्स क्रिएट कर दो कि अगर आप कम्युनिटी है और आप अपने राइट्स चाहते हैं, और तो आपको डेवलपमेंट छोड़ना पड़ेगा। ये जो होता है ना, अंतर्द्वंद क्रिएट कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये फिर से हाईलाइट करता है कि कैसे हमारी पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा स्टेट, हमारे दूसरे मतलब स्पेशली इकोनॉमिक प्लेयर अभी के टाइम में बड़े बड़े माइनिंग बिजनेस, और ये सिर्फ एक एग्जांपल है माइनिंग के लिए। मैं डेवलपमेंट के में अगर आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत बड़े मूवमेंट आ रहे हैं, स्पेशली जो कनेक्टिंग ऑफ रिवर्स जैसे करके बड़े प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, उनके इम्प्लीकेशन के बारे में बात हो रही है। ये और ज्यादा सवाल उठाएंगे लोग, लेकिन कहीं ना कहीं जो जवाब है, वो जवाब ना अभी मिले नहीं है। और हमारे लिए जो गांव की हिस्ट्री है, गांव का इतिहास है, वो इन्हीं छोटे छोटे संदर्भों से मिलकर जुड़ता रहता है और बढ़ता रहता है। तो यही जो सवाल है, और फिर मैं मतलब वापस से कुमार नयन जी को याद करूंगी कि वो इस तरह के सवालों को उठाते रहे थे, और हम सब के सामने अब ये जिम्मेदारी है कि उनकी इस लेगेसी को और आगे लाया जाए। ये सवाल उठने रुकने नहीं चाहिए, और साथ ही साथ हम जहां हैं, जिस भी मंच पर है, वहां पर हम सोचें कि कैसे इतिहास स्थिर नहीं है, इतिहास बढ़ता रहता है, आगे चलता रहता है, और उसमें नई कड़ियां जुड़ती जाती है। तो वो कैसे ये कड़ियां जुड़ती जाती है और कैसे रियलिटी ट्रांसफॉर्म होती है, इस पे हम और मतलब चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और मैं यहीं पर, क्योंकि मेरे सामने थोड़ी समय सीमा
कर दी गई है। ऑफ कोर्स हम थोड़ा देर से चल रहे हैं, तो बस मैं यही अपनी बात खत्म करूंगी उज्जवल जी। और फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद, और खास तौर से क्रिएटिव हिस्ट्री ग्रुप, जेएनयू स्कॉलर्स ग्रुप, रंगश्री ऑर्गेनाइजर, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कुमार नयन जी ने जिन ग्रामीण प्रश्नों को उठाया, उसमें आपने अन्य प्रश्नों को जोड़ करके उस प्रथा को, उस परंपरा को और आगे बढ़ाया है। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए लीलाधर मंडलोई सर को आमंत्रित करता हूं कि वो इस सत्र का अध्यक्षीय भाषण दें। लीलाधर मंडलोई सर। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। मित्रों, अभी हमने नूरजहां जी का जो व्याख्यान सुना, वो इतिहास को लेकर आधुनिक संदर्भों से जोड़ता है, जहां पर आप राइट टू इंफॉर्मेशन से लेकर सर्वोच्च न्यायालयों में जिस तरह के डिसीजन आए हैं उनकी तरफ इशारा है, और ग्रामीण इतिहास को किस तरह लिखा जाना चाहिए उसके बारे में भी उसमें कुछ संकेत है। तो एक अच्छे और सामयिक संदर्भों से जुड़े हुए व्याख्यान के लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। दरअसल मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूं, इतिहास उस तरह से मेरा कभी विषय रहा नहीं। बावजूद इसके इतिहास में एक गहरी रुचि लेखक होने के नाते लगातार बनी रही। मुझे सबसे पहले इतिहास को लेकर मुक्तिबोध की एक कविता का हिस्सा याद आता है। मैं चाहूंगा कि उसे आप थोड़ा ध्यान देकर सुने। दुख तुम्हें भी है, दुख मुझे भी, हम एक ढहे हुए मकान के नीचे दबे हैं। चीख निकलना भी मुश्किल है, असंभव हिलना भी। भयानक है बड़े बड़े ढेरों की पहाड़ियों नीचे दबे रहना, और महसूस करते जाना पसली की टूटी हुई हड्डी। भयंकर है छाती पर वजन टीलों का रखे हुए, ऊपर के जड़ी भूत दबाव से दबा हुआ अपना स्पंद अनुभूत करते जाना। दौड़ती रुकती हुई धुकधुकी महसूस करते जाना भीषण है, भयंकर है, वाह क्या तजुर्बा है, छाती में गड्ढा है। तो इतिहास से सहमति और असहमति का एक जो द्वंद्व है वो हम आरंभ से देखते चले आ रहे हैं, और ये हम जानते हैं, ये एक जाना हुआ सत्य है कि इतिहास लेखन का अपनी तरह का एक स्थापिक शिल्प रहा है, और उसमें किसी काल विशेष या युग विशेष में जो कुछ भी चर्चा में रहा, रखा गया या लाया गया, इतिहास में उसे ही अंकित किया गया है। और इसमें दृष्टि की एक कंडीशनिंग भी काम करती रही है। इस तरह इतिहास लेखन में किसी भी काल का या युग का जो सबसे अधिक सुनहरा होता है, यानी जो गोल्डन एज होती है, गोल्डन पीरियड होता है, वही लिखा जाता है। और उसके लिखने की अपनी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि कोई भी इतिहास एक तो माइक्रो से मैक्रो लेवल तक नहीं जाता है। अगर जाता होता तो हम ग्रामीण इतिहास के लेखन की बात नए संदर्भों में उस तरह से नहीं करते। हमारे सामने जो इतिहास है उसमें राजाओं महाराजाओं के युग से बाहर, विदेशियों के शासन से बाहर, धर्म के युग से बाहर, पितृसत्ता के युग से बाहर, उत्तराधिकार के युग से बाहर जो समानांतर रूप से इतिहास उपलब्ध रहा है, उस पर क्या कोई स्वायत्त दृष्टि गई है? क्योंकि हम जानते हैं, और ये बार बार कहा भी जाता है, आज के भी व्याख्यानों में कहा गया कि इतिहास हमेशा इन्फ्लुएंस्ड रहा है किसी विचार से, किसी वाद से, और तरह तरह के जो दबाव
सत्ता के रहे हैं उनसे हमेशा प्रभावित रहा है। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि इतिहास लेखन किस हद तक तटस्थ होकर प्रस्तुत किया गया है। क्या इतिहासकार की जिज्ञासु स्वायत्त आत्मा बिना किसी प्रभाव के लेखन में सक्रिय रही है? क्या जो कई तरह की दृष्टियां हैं, कई तरह के इतिहास लिखने के जो नियम हैं, उनसे मुक्त अपवाद स्वरूप भी इतिहास हमें कहीं दिखाई देता है, या वह फिर इतिहास लेखन की जो आयातित परंपरा है, जो प्रविधियां हैं, उसके गुरुत्वाकर्षण से मुक्त है? अब ये कुछ ऐसे सवाल हैं मित्रों जिनके बारे में इशारा किया गया कि ये जो उपनिवेशवादी इतिहास लेखन की दृष्टि है वो हमें इतिहास लेखन में लगातार मिलती है, और जो सही इतिहास दृष्टि है वो कई चीजों से प्रभावित होती है। वो नस्ल से प्रभावित होती है, वो जातिवाद के आग्रहों से भी प्रभावित होती है, और शोध के लिए जो उपलब्ध सामग्री हमारे पास अमूमन उपलब्ध होती है, गजेटियर है, पर्चे हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ टेबलाइट्स हैं, आप उनको संदर्भ रूप में इसलिए लेते हैं, लेने के लिए विवश रहते हैं कि उसके अलावा आपके उस विषय के शोध के लिए अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो ये जो तरह तरह के पूर्व आग्रहों की जो कंडीशनिंग है, उसका कितना निषेध हम लोग इतिहास लेखन में कर पाते हैं। इसके अलावा ये मुझे लगता है कि क्या ये संभव आज भी है कि हम अधिक देशी या अधिक ग्रामीण दृष्टि से तर्कमूलक इतिहास लिख सकेंगे? क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि जितने भी हमारे इतिहासकार हैं या लेखक हैं, वो अधिकतर नगर सभ्यता के लेखक हैं, ग्रामीण सभ्यता के लेखक नहीं है। मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मैं जिस गांव से आता हूं, जिस तहसील से आता हूं, जिस जिले से आता हूं, उसका अपना भी कोई इतिहास मुझे उपलब्ध नहीं मिलता है। अधिकतर क्या होता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना या इस तरह के रेवेन्यू के कुछ डिपार्टमेंट बने, उनके जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स किसी न किसी दृष्टि से प्रभावित मिलते हैं, और उनमें एक तरह की नफरी मिलती है, चाहे वो नदियों की हो, चाहे वनस्पतियों की हो, चाहे पेड़ पौधों की हो, चाहे आदिवासियों की हो। ये एक तरह की नफरी, यानी कि एक तरह का नामकरण और संख्या तो मिलती है, लेकिन उनका जीवन व्यवहार, उनका समाज में उनके जीने के शिल्प, तौर तरीके, उनके संघर्ष, इनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। तो ये मेरा जो संकट है, मैं इस संकट को हमेशा अनुभव करता रहा हूं, और ये ग्रामीण इतिहास के लेखन की जो एक तरह से ये शुरुआत देवेंद्र जी ने और रश्मि जी ने की है, मैं इसका बहुत स्वागत इसलिए करता हूं कि अब कम से कम बात है कि जो नए शोधार्थी आ रहे हैं उनमें एक दृष्टि है, उसके बाकी सारे प्रभावों से मुक्त हो जाने की बात है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वे इतिहास को जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो छपा हुआ जो साहित्य आपके सामने इतिहास के नाम पर है, उससे आगे जाकर वो ग्रामीण संस्कृति को, ग्रामीण इतिहास को, जो कि गीत संगीत में, चित्रकला में, नाटक में, पर्व में, त्योहारों में, रिचुअल्स में, इन तमाम चीजों में जो चीजें उपलब्ध हैं, उनके जो आदिम सोर्स हैं, उन तक जाकर उस समाज का एक सही इतिहास लिखने का काम करेंगे।
जो तमाम तरह के प्रभावों से, जो तमाम तरह की दृष्टियों से, तमाम तरह के वादों से मुक्त हो। तो ये एक छोटी सी बात मैं कह पाया, और वो बतौर लेखक मैंने कहा। और ये बात मैं पूरे कंसर्न के साथ और दुख के साथ कह रहा हूँ। जैसे मुक्तिबोध ने कहा था कि दुख तुम्हें भी है, दुख मुझे भी है। हम एक ढहे हुए मकान के नीचे दबे हुए हैं, और हमारी वो आवाज जो है, हमारा जो इतिहास है और इतिहास की जो जानकारियां हैं, इस ढहे हुए मकान से निकाल कर लाना कोई आसान काम नहीं लगता है। तो हम कितना न्याय कर पाएंगे, क्योंकि अभी नूरजहां जी ने सुप्रीम कोर्ट के न्याय की या न्याय व्यवस्था की बात की। तो ये तमाम लोग जो अंग्रेजी में पढ़ लिख कर उन इन्फ्लुएंसेस से अपनी भाषा को रचते गढ़ते या संदर्भों के साथ जोड़कर कोई निर्णय देते हैं, बहुत सारे निर्णयों में लिखता है कि दे आर इन्फ्लुएंस्ड। उनकी भाषा अभी भी उस उपनिवेशवादी न्याय व्यवस्था से गहरे तक प्रभावित है, और वो अपने गांव को, उसके इतिहास को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह से देखने की जरूरत है। और चूंकि वो इतिहासकार नहीं है, हमें उनसे इस तरह की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा जो दारोमदार है वो इस आने वाले इतिहासकारों की पीढ़ी से है, जो अब ग्रामीण इतिहास में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो उन तमाम प्रभावों से मुक्त होकर एक जो उनकी तटस्थ दृष्टि होगी, या उनका जो उनकी जो जिज्ञासु स्वायत्त आत्मा होगी, उसके तहत काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम निकलेंगे। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बुलाया। जो कुछ थोड़ी बात एक लेखक की दृष्टि से हो सकती थी और इतिहास के विद्यार्थी की दृष्टि से, मैं सिर्फ उतनी ही बात कह पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सच कहा कि एक तटस्थ कोई इतिहास लेखन की परंपरा होनी चाहिए। हालांकि कोई भी इतिहास अंतिम सत्य नहीं बताता, समय समय पे पुनर्परिभाषित होते रहता है। यह एक ऐसा पक्ष जो छूट गया है, उस पक्ष के साथ खड़े होने की कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अगले सत्र में कविता पाठ के लिए चलेंगे। उसके पहले बस 1 मिनट का पॉज करूंगा, फिर हम अगले सत्र में आते हैं।